हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन जीके एंड जीएस। इस चैनल में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है और कितने आप सही लगा पाते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला दिया है कि सीधी रेखा में होगा, दूसरा है टेढ़ी रेखा, तीसरा है किसी भी दिशा में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारा सीधी रेखा में गमन करेगी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो निवार्त में, दूसरा हमारा वी है जल में, तीसरा है वायु में और चौथा दिया है डी नंबर कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन मोटर गाड़ी जब चलता है तो चालक के जो सामने शीशा लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। पहला दिया हुआ है ए में समतल दर्पण, दूसरा दिया गया है उत्तल दर्पण, सी नंबर है अवतल दर्पण और डी नंबर है उत्तल लेंस। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर कि मोटर कार का हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो 4 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो होगा वो हमारा डाईऑप्टर होता है। ठीक है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, ये इनमें से सभी। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा किरण आरेख। प्रकाश से किरण का पथ जो होता है वो किरण आरेख हो जाएगा ऑप्शन। लिखा है 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांसर होता है। तो देखिए 2D का क्षमता वाला फोकांसर का क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया है 20, 30, 40 या 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस का फोकांसर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है 2D, यानी कि जब 2D था तो हमारा 50 सेंटीमीटर हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या जाएगा +2D, यानी कि हमारा 9 का डी आंसर राइट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश से किरणें के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत, किरणपुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि किरणपुंज हम लोग कहेंगे। अगला दिया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ना दोस्तों। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, अवतल धनात्मक, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक या ए और बी दोनों, ये में से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा धनात्मक होती है ना, 11 का हो जाएगा हमारा धनात्मक। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ना। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन दिया है ऋणात्मक, धनात्मक, ये ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी, है ना। अगला है कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि अवतल लेंस को क्या कहेंगे। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर, अपसारी लेंस। अगला 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्तल। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। पहला दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर में हमने पहले वाले में पढ़ा कि साइड में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, है ना। अगला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो अवतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर, 20, 5 या 40। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता क्या है। तो देखिए परावर्तन के से हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हमारा परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों हो जाएगा। अगला हमारा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। तो काल्पनिक में क्या हो जाएगा, सीधा, उल्टा, इन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा सीधा, है ना। अगला दिया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा कि उत्तल लेंस में जो होगा फोकस संख्या 2 होगा, है ना। आपको लिखला। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल में से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्त एम बराबर होता है क्या है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, है ना, यानी कि भी -u हो जाएगा, है ना, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल तथा अवतल दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर, सीधा या वास्तविक, उल्टा या वास्तविक सीधा, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो ए हमारा सही है दर्पण सूत्र। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दंत विशेष मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं दांत के, वे किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा अवतल दर्पण, है ना। अगला है कि पतले लेंस की आवर्त क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्त क्षमता क्या होगी, हमेशा कम होती है। अगला है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा अधिक। याद रखना, आपको पतला लेंस रहेगा तो हमारा कम होगा, मोटा होगा तो अधिक हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति कैसा होगा, है ना। तो हमारा राइट हो जाएगा अनंत पर। अगला 31 क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर, कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारा रेटिना या दृष्टिपटल, यानी कि डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए नेत्र लेंस की
फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे। तो दूर दृष्टि दोष यानी कि बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना। अगला है 33 नंबर कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो नेत्र में हमेशा वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है ना। नेत्र में क्या होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। अगला है 34 नंबर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें नेत्र में क्या हो जाता है? तो देखिए, जो स्पष्ट साफ साफ नहीं देखेगा उसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना। अगला है 35 की जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें नेत्र में क्या है? अब देखिए 34 में क्या कहा था? जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे हम क्या बोलेंगे? तो दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। अब इस 35 में कहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा निकट दृष्टि दोष, है ना। बी नंबर सही हो जाएगा 35 का। 36 का दिया है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? देखिए, जब किसी नेत्र में समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? छी यानी कि सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, ज़्यादा दूरदृष्टि दोष, है ना। ज़्यादा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला हमारा 37 नंबर कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है कैसा दिखाई पड़ता है ना। जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री, उनको जो वहाँ से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो आपको पता होगा, जब वहाँ से चंद्रमा पर से खड़ा होकर पृथ्वी को देखिएगा, है ना, तो वहाँ से कैसा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अंतरिक्ष से खड़ा होकर आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का दर अधिकतम होता है? तो ये हमारा हो जाएगा लाल रंग का, है ना। समान मानव नेत्र की दूरबिंदु कितनी होती है? तो ये हमारा हो जाएगा अनंत पर होता है ना। अगला देखेंगे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा उपस्थित लेंस होता है? तो 41 हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उत्तर लेंस होता है। अगला है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है ना। तो ये एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रकाश के परिकिरण के कारण, की बी नंबर हमारा राइट आंसर। प्रकाश के परिकिरण के कारण हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई प्रतीत होता है। अब अगला है 43 नंबर कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है ना। तो ये 5 है ना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 5 जो है प्रिज्म से घिरा होता है। अगला है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है ना। नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास टोटल कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45 नंबर कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहेंगे? जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? परितारिका कहते हैं। अगला है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? जब आँख में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हमारी पुतली करती है ना। अगला दिया हुआ है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होती है? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपने आँख को दान कर सकते हैं, यानी कि नेत्र को दान कर सकते हैं? तो देखिए, नेत्र दान करने के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 10 साल का हो सकता है, 25 साल का भी लोग कर सकता है और 60 साल, इसलिए इनमें से सभी। अब अगला है कि 48 नंबर कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उनकी आँख जो है 4 से 6 घंटे के भीतर, है ना, निकाल लेते हैं। तो वो आँख किसी के भी अंधे को लगाने में लाभदायक हो सकता है। बाद में 4 या 6 घंटे के बाद जो आँख खत्म, है ना। अगला दिया है 49 में इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो देखिए, ऐसे कौन व्यक्ति है जो अपनी आँख को दान कर सकते हैं? तो देखिए, बी और सी, यानी कि मधुमेह रोगी और दमे की रोगी कर सकते, संक्रमण रोगी इसको नहीं दान कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
15 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे में सिंगल में उपयोग? आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, है ना, कि कौन सा रंग है जो खतरे में इस्तेमाल होता है, तो लाल रंग। हाँ, लाल रंग जो है वो खतरे की निशानी में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखे? जब आप सूरज को देखिएगा सुबह में, जब वो सूर्य उगते हैं और फिर शाम को जब पश्चिम की दिशा में डूबते हैं, तो वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो हमेशा लाल दिखाई देगा, है ना। अगला है कि वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट और एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो ओम, है ना। 52 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, ओम, है ना। अगला है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा भी हमारा सी नंबर, ओम ही होगा, है ना। अगला है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? 54 का आंसर बताइए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होगा, है ना। डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि विभव का मात्रक क्या होगा? देखिए, यहाँ पूछा विभवांतर का एसआई मात्रक, या फिर पूछता है कि विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है। दोनों का आंसर आपका सही होगा। अगला है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे विद्युत लिखा गया, विद्युत होगा, है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा कूलम्ब होता है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 का कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो आपको पता होगा विद्युत बल्ब का जो बना होता है वो टंगस्टन, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। अगला है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वो हमारा उपचयन अभिक्रिया है ना। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण से हमें कौन सा लवण प्राप्त होगा? तो अविलय हो जाएगा, है ना। अगला दिया है 64 नंबर, जो हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारे की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, तो वह किसके स्रोत है? तो ये हमारा हो जाएगा नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय संलयन के। अगला है 65 नंबर कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जो सबसे विशाल स्रोत है वे हमारे सूर्य, है ना। सूर्य से हम लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? हाँ, तो पवनों का देश सबसे ज़्यादा किसे कहेंगे? तो डेनमार्क, सी नंबर सही हो जाएगा, डेनमार्क को कहते हैं। 67 दिया है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, इनमें से आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का सही उदाहरण कौन हो जाएगा। तो देखिए, सभी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी हो गया, गोबर गैस, यानी कि इनमें से सभी डी नंबर हमारा सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 68 है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति कार्य करता है तो हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। कार्य करने में क्या लगता है? ऊर्जा की खपत होती है। कोई भी हम काम करेंगे, जैसे बोलने में काम करना, कोई भी काम करते हैं तो हमें हमारा क्या होता है? ऊर्जा खपत होती है, इनकी ऊर्जा हो जाएगा हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया है कि गोबर गैस एक प्रकार का है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? गोबर गैस। 69 का सही आंसर हो जाएगा। गोबर गैस जो है बायोगैस से सॉरी गोबर सॉरी माफ कीजिएगा, गोबर गैस एक प्रकार की है, तो ये बायो गैस बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा 69 का बी। 70 नंबर दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसमें से कौन सा जो है नाभिक सॉरी माफ कीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा, है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसमें पहला 70 का दिया था कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा था। और 71 में दिया है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो अनवीकरणीय
ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन, यानी कि ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 72 कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन से में परिवर्तित करती है, तो हमारा सौर सेल में है ना, क्या हो जाएगा सौर सेल में। हम लोग अगला दिया है कि एक उत्तम ईंधन, इसमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे बेस्ट ईंधन है, तो ये हमारा हो जाएगा जैव, ठीक है, जैव गैस से हो जाएगा, यानी कि डी नंबर से हो जाएगा। अगला दिया है 64 कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या है, देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवकरणीय स्रोत हैं, है ना, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। 75 नंबर दिया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये पता होगा सरदार सरोवर नदी जो है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, ये हमारा बना है गंगा नदी पर। ये थे 76 ऑब्जेक्टिव साइंस के क्वेश्चन। मुझे आशा है कि इसमें से जो भी आए, लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे ज़रूर। आपने हमारे साथ कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही लगाया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।